फर्स्टली तो हमने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखे थे कि कितने टाइप के फंक्शंस हम डिवाइड करते हैं मैनेजमेंट, इसमें हमने 2 टाइप देखे थे। पहला था हमारा प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में हमने देखे थे 5 होते हैं। इसमें फर्स्ट था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन। उनका हम 1 बाय 1 डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने प्लानिंग देखा था कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। अब हमारा थर्ड फंक्शन आता है, तो प्राइमरी फंक्शन का थर्ड जो फंक्शन है वो है तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसका थर्ड है हमारा डायरेक्टिंग, यानी डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन देना। नाम से स्पष्ट निर्देशन मतलब निर्देश देने की प्रक्रिया, उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं। यानी आदेश निर्देश देना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आदेश निर्देशों को भेजना, वही क्या कहलाती है, डायरेक्टिंग प्रोसेस कहलाती है या निर्देशन कहलाता है। तो डायरेक्टिंग का मीन होता है गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग मीन गिविंग डायरेक्शन, गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन, राइट। तो मैंने लिखा है गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन। अब हमारी बात करते हैं कि गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन का क्या मीन है, प्रॉपर कैसे होनी चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अभी आप लोगों को बोलूँ कि आप लोगों को दौड़ स्टार्ट करनी है, 30 किलोमीटर दौड़ना, जो एंड पॉइंट पे पहुंचेगा उसे मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा, राइट। और जैसे ही मैंने ये कहा आप लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया। अब क्या ये प्रॉपर डायरेक्टिंग है? नहीं, ये प्रॉपर डायरेक्टिंग नहीं है। आप लोगों ने पूरी मेरी डायरेक्टिंग के प्रोसेस, पूरे मेरे डायरेक्शन जो थे वो सुने ही नहीं है। जो मेरा पेंडिंग था कि कौन से डायरेक्शन में आपको दौड़ना है, वो पेंडिंग ही रहेगा, उसको आप लोगों ने लिसन ही नहीं किया, आप लोग सीधा दौड़ना शुरू हो गए। मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं, आप लोगों ने सुना ही नहीं कि लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड जाना है, फ्रंट में जाना है, बैक में जाना है, नहीं। तो इट मीन्स ये प्रॉपर डायरेक्टिंग नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बाकायदा लिखा है कि गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन, वही हमारी क्या कहलाती है, डायरेक्टिंग कहलाती है। तो प्रॉपर डायरेक्टिंग हमारे प्रॉपर डायरेक्शन हमारे बिजनेस में कैसे दी जाएगी। क्वेश्चन ये आता है कि हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें डायरेक्टिंग का क्या रोल रहता है, डायरेक्टिंग क्या कहलाती है। हमें जो काम करना है, हमने जो गोल्स डिसाइड किए हैं, उन गोल्स को कौन सी साइड में कितना एफर्ट लगाना है, कौन सी साइड में कितना एफर्ट देना है, वो डिसाइड करना, वो अप्रिशिएट करना, वो बताना ही हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्टिंग कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। और डायरेक्टिंग में क्या क्या शामिल किया जाता है, डायरेक्टिंग में जो कौन से जो फैक्टर शामिल किए जाते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे की पॉइंट्स के रूप में बताए हैं। पहला है हमारा आदेश निर्देश, कि आपको कमांड दी जाती है, आदेश निर्देश डायरेक्शंस दी जाती है कि आपको क्या करना है, किस प्रकार करना है, किस साइड जाना है। जैसे अभी हमने देखा था दौड़ के टाइम कि आपको किस साइड जाना है, वो प्रॉपर डायरेक्टिंग थी। वैसे ही बिजनेस में भी आपको कौन सी साइड कितना एफर्ट देना है वो डिसाइड करवाना, वो आदेश निर्देश प्रेषित करना। सेकंड है मोटिवेशन। अब जो हमने डायरेक्शंस दी है उसको कंप्लीट करने के लिए उनको मोटिवेट करना। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन को कंप्लीट करते हैं ह्यूमन होते हैं, यानी मानव संसाधन होते हैं। मानव संसाधन एक ही कार्य को एक टाइम कंटिन्यू करने के बाद क्या हो जाते हैं, निरसता का अनुभव करते हैं या निरसता को महसूस करते हैं। तो उनको वापस उत्साहित महसूस करवाने के लिए, अपने काम में वापस दक्षता या कार्यकुशलता के साथ जुटने के लिए हमें उन्हें क्या देना पड़ता है, मोटिवेशन देना पड़ता है। और मोटिवेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा फाइनेंशियल मोटिवेशन, एक होता है हमारा नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन कैसे दिया जाता है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन में क्या क्या तरीकों से मोटिवेट किया जाता है व्यक्ति को, कर्मचारी को, प्रबंधक को, ये सारा ही हमारा जब मोटिवेशन का चैप्टर आएगा जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेतृत्व यानी लीडरशिप जो होती है वो प्रोसेस भी हमारे डायरेक्टिंग का ही पार्ट मानी जाती है, क्योंकि अगर एक लीडर ही जो होता है वो आदेश और निर्देशों को प्रेषित करता है, तो लीडरिंग का वर्क हमारा डायरेक्टिंग का ही फैक्टर कहा जाता है। आगे है संप्रेषण। हम आदेश निर्देशों को प्रेषित कर रहे हैं तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच में, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन भी डायरेक्टिंग का ही फैक्टर है। और जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन परफेक्ट और फ्लो वाला कम्युनिकेशन होना चाहिए। बीच में अगर कोई रुकावट बाधा आती है जो हमारे कम्युनिकेशन में गैप को उत्पन्न करती है, तो वहीं पे हमारे जो डायरेक्शंस दिए जाएंगे वो डायरेक्शंस उतने एफर्ट से वर्क नहीं कर पाएंगे, राइट। और हम कहते हैं कम्युनिकेशन तो हमारा वैसे भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट फ्लो में होना चाहिए, अदरवाइज हमारे बाधाएं आ जाती है। मैं यहाँ पे आपको कुछ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप कुछ और ही समझ जाओ, मीन्स हमारा जो कम्युनिकेशन वो मिस कम्युनिकेशन है, हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में कभी
नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि हमारा जो हेड था उसने कुछ और डायरेक्शन दिया था, उसने कुछ और ऑर्डर दिया था और हमारे कम्युनिकेशन गैप के कारण हमने उसे कुछ और ही अंडरस्टैंड कर लिया या कर्मचारी ने कुछ और ही अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर हमारा जो गोल था वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन या फिर डायरेक्टिंग की बात जब आई गई है तो कम्युनिकेशन जो होता है बिजनेस ऑपरेशन में 2 वे से किया जाता है। अगर हेड यानी ऊपर से लेके नीचे तक कर्मचारी तक हमारा कोई भी सूचना या कोई भी आदेश आता है तो वो ऊपर से नीचे तक प्रेषित किया जाता है। वहीं पे इसका अपोजिट अगर कोई सुझाव देना है, अगर कोई एडवाइस देनी है तो वो हमारी क्या होगी, वो नीचे से ऊपर की ओर प्रेषित की जाएगी। मतलब कर्मचारी अपने पर्यवेक्षक को देगा, पर्यवेक्षक अपने हेड को देगा, फिर मैन हेड तक बात जाएगी, फिर बीओडी तक बात जाएगी। तो नीचे से क्या दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, एडवाइस दी जाती है और समस्याओं को प्रेषित किया जाता है। और वहीं पे ऊपर से क्या दिया जाता है, सूचनाएं प्रेषित की जाती है, आदेश प्रेषित किए जाते हैं, कोई नया इनोवेशन आया तो वो प्रेषित किया जाता है। तो वो दोनों ही हमारी कम्युनिकेशन की ही पार्ट है, जो डायरेक्टिंग के ही फैक्टर्स कहलाते हैं। आगे है अनुशासन। डायरेक्टिंग का मीन ही ये है कि आप एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए अपने अपने वर्क्स को एक अलग अलग व्यक्ति को बांट दे उन्हें डायरेक्शन दे दें कि आपको इस दिशा में इतना काम इतने टाइम में इतने समय में कंप्लीट करना है। तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करना भी हमारा डायरेक्टिंग का ही फैक्टर है। पर्यवेक्षण यानी सुपरवाइजिंग, डायरेक्शन हमने दे दिए कि हाँ आपको ये काम इतने समय में इस डिपार्टमेंट में जाके करना है, लेकिन अगर हमने उसके ऊपर जाके पर्यवेक्षण नहीं किया या फिर सुपरवाइजन नहीं किया कि काम परफेक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं पे गैप तो नहीं रह रहा, हमने जो डायरेक्शन दिया था वो उसी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, पर्यवेक्षण करने से ही पता लगता है। तो ये जो सुपरवाइजिंग होता है वो भी हमारा डायरेक्टिंग का ही फैक्टर है। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि निर्देशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक संगठन के आदेश निर्देश प्रेषित किए जाते हैं, अनुप्रेरणा का वर्क किया जाता है, लीडरिंग की जाती है, कम्युनिकेशन बैठाया जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, सुपरवाइजिंग किया जाता है। और इन सबको करते हुए जो गोल्स डिसाइड किए उन गोल्स को अचीव करने के लिए कार्यों को क्रियान्वित करने का कार्य किया जाता है, वो ही हमारा क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है, डायरेक्टिंग कहलाता है। क्लियर? ये तो हमारा सिंपल वर्ड में था कि डायरेक्शन क्या, हमने ये भी देख लिया कि डायरेक्शन का उदाहरण क्या है। अब हम अगर बात करें कि डायरेक्शन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही शामिल होता है क्या, नहीं, डायरेक्शन जहाँ जहाँ मैनेजमेंट किया जाता है वहाँ डेफिनेटली डायरेक्शन का यूज़ किया ही जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है। भले वो स्कूल इंस्टीट्यूट हो, आपका टीचिंग का इंस्टीट्यूट हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिटेबल हो नॉन प्रॉफिटेबल, डजेंट मैटर, डायरेक्टिंग यूज ली ही जाएगी, क्योंकि हम व्यक्तियों के समूह के साथ मिलकर कार्य करते हैं। और जहाँ समूह की बात आ जाती है वहाँ पे कोई ना कोई कमांड देने वाला, कोई ना कोई लीडरिंग करने वाला, मोटिवेशन की, आदेश निर्देशों सूचनाओं के प्रेषण की बात आती है, तो वहाँ पे डायरेक्टिंग का यूज किया जाता है। अब अगर बात करें कि डायरेक्टिंग को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है, बीओडी जो होता है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो हमारे टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं उनको डायरेक्टिंग देने का वर्क करता है, टॉप मैनेजमेंट हमारे सीओडी को डायरेक्टिंग देने का वर्क करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे सीओडी को डायरेक्ट बीओडी जो है वो भी डायरेक्टिंग या फिर डायरेक्शन देने का या आदेश निर्देश देने का काम करता है, कर सकता है। सीओडी के द्वारा एचओडी को आदेश मिलते हैं, एचओडी के द्वारा सुपरवाइजर को मिलते हैं, सुपरवाइजर से एम्प्लॉयज को मिलते हैं। तो ये कह सकते हैं ये पूरी श्रृंखला है जो ऊपर से नीचे तक आती रहती है, उसकी कमांड्स जो होते हैं, डायरेक्शंस जो होती है, डायरेक्टिंग जो होती है, वो पूरी प्रोसेस चलती रहती है, यानी आदेश निर्देशों का प्रेषण होता रहता है। और ये सभी मानवीय व्यक्ति, ये सभी मानवीय संसाधन है जिनके लिए मोटिवेशन और लीडरिंग की भी जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की भी नीड पड़ती है। तो ऑल ओवर ये हमारा डायरेक्टिंग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता है। अब अगर हम बात करें कि पूरी डायरेक्टिंग हमने देख ली कि डायरेक्टिंग क्या होती है, तो डायरेक्टिंग की विशेषताएं क्या क्या निकली, हम जो डायरेक्टिंग की प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन के रूप में, तो उसमें विशेषताएं क्या क्या निकली, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या निकले, तो वो मैंने यहाँ पे कुछ आपको 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला है हमारा मानवीय, कि निर्देशन जो होता है वो ह्यूमन एक्टिविटी
उनको ऑर्डर्स, उनको कमांड कौन देता है? ह्यूमन रिसोर्स देता है। और ह्यूमन रिसोर्स को कौन देता है? टॉप मैनेजमेंट दे सकता है, बीयूटी दे सकता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर हो। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि मानव के द्वारा ही डायरेक्टिंग की प्रोसेस की जाती है। तो ये एक प्रकार की क्या है? मानवीय क्रिया या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की जाती है। सेकेंड विशेषता हमने निकाली है मनोवैज्ञानिक पहलू। जब भी डायरेक्शन की या डायरेक्टिंग की बात आती है, निर्देशन की बात आती है, तो मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं जिन कर्मचारियों को या जिनको भी आदेश निर्देश दे रहा हूँ, डायरेक्टिंग कर रहा हूँ, उनका मानवीय या मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है, उस टाइम उनकी थिंकिंग क्या है, मतलब उनको उनकी सोच के अकॉर्डिंग या उनको उनके क्षमता के अकॉर्डिंग ये वर्क दिया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोई कर्मचारी या कोई एम्प्लॉय जिसके घर पे किसी की डेथ है, तो वो मेंटली रूप से उसी चीज़ में अभी है, और हम उसको बहुत भारी भारी टारगेट दे दें या बहुत हैवी टारगेट्स को दे दें कि ये अचीव करके बताना है, इतने यूनिट्स प्रिपेयर करके बताना है, तो वो स्टेबल रूप से एक परफेक्ट डायरेक्टिंग नहीं कहलाएगी। सामने जो पर्सन है जिसको हम डायरेक्शन दे रहे हैं, हमें उसकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये काम किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। मैनेजर का होता है, वो मैनेजर या इनमें से जो भी मैनेजर, जो भी पर्सन है जो डायरेक्टिंग का वर्क कर रहा है, उसका ये काम होता है, उसका ये प्रॉपर बिहेव होता है कि वो सामने वाले पर्सन की साइकोलॉजी को समझे, उसके अकॉर्डिंग उसे आदेश निर्देश दे। ठीक है, उसी से फिर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहेगा। नहीं तो ऐसा लगेगा कि नहीं ये मेरे ऊपर आदेश थोप रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर डायरेक्शन मिलने चाहिए, तो उसके लिए साइकोलॉजी पहलू भी इम्पोर्टेंट होता है, वो मैनेजर को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो सेकंड विशेषता हमारी है कि मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान। अब थर्ड अगर विशेषता की बात करें तो मैंने लिखा है यहाँ पे आदेश की एकता या फिर निर्देश की एकता हम कह सकते हैं। तो मतलब यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, राइट। यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब यूनिटी का मतलब है कि अगर आप एक कर्मचारी हो, उसको एक ही व्यक्ति के द्वारा आदेश मिले, एक ही हेड के द्वारा आदेश और निर्देश की प्राप्ति हो, अगर उसको 3-4 जन साथ में हेड मिलकर आदेश देंगे कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे रियल में प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सा काम पहले रखना है। जैसे हम कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, 2 मैनी कुक स्पॉइल योर सूप, कि 2, 3, 4, 5 अगर कुक मिल जाए या शेफ मिल जाए, फिर एक सूप को बनाए तो वो अपने अपने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, और अलग अलग डालेंगे तो कोई भरोसा नहीं है, सूप पूरा बिगड़ भी सकता है। यही है, तो यही है आदेश की एकता होनी चाहिए। व्यक्तियों को जो भी आप निर्देशन दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, वो 1 पर्सन से मिलनी चाहिए। जैसे एक कर्मचारी कुछ भी काम कर रहा है, उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कुछ ऑर्डर दे देता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी कह देता है ये आपको काम करके आना है, पैकेजिंग वाले भी कह देते हैं आपको ये काम करना है। तो मतलब 4-5 जगहों से उसे ऑर्डर्स या कमांड मिले, निर्देश मिले, डायरेक्टिंग मिले। अब वो कंफ्यूज, उसकी स्टेज ये कि उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो किस काम को पहले प्रायोरिटी दे, किस काम को बाद में प्रायोरिटी दे, कौन सा काम उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम संस्था के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 3-4 जनों से आदेश मिले तो वो चीज़ परफेक्ट नहीं है। आदेश की एकता होनी बहुत ज़रूरी है। एक पर्सन से, एक कर्मचारी को भी आदेश दिया जाना चाहिए। उसे अगर साथ में एक ही टाइम पे साथ में बहुत सारे लोगों से आदेश मिल गए, निर्देश मिल गए, डायरेक्शन मिल गए, तो वो डायरेक्शन से कन्फ्यूज हो जाएगा। तो मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डायरेक्शन है उसमें यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो वही हमारी तीसरी विशेषता है कि आदेश की एकता। और हेनरी फ्रोजे जिन्होंने हमारे 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, उनके एक मैनेजमेंट ये भी था कि आदेश की एकता और निर्देश की एकता। उन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे हम बात करें तो चौथी विशेषता हमारी निकलती है उद्देश्य क्या है, मतलब गोल ओरिएंटेड हमारी डायरेक्टिंग होनी चाहिए। गोल ओरिएंटेड कैसे, मतलब उद्देश्य जो हमने डिसाइड किया है उस उद्देश्य को ध्यान में रख के ही व्यक्तियों को आगे डायरेक्शन देनी चाहिए, या फिर उनको आदेश निर्देश प्रेषित किए जाने चाहिए, उनको मोटिव किया जाना चाहिए, उनके ऊपर लीडिंग की जानी चाहिए, लेकिन वो हमारी संस्था के सामूहिक उद्देश्य को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। जैसे हमारी संस्था कह रही है कि हमें क्वालिटी बेस्ट बनानी है, भले ही क्वांटिटी हमारी कम रहे, ये हमारी संस्था का गोल है, ये हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हमें जितनी भी प्रोडक्शन करना है वो हमारे दी बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, भले ही हम क्वांटिटी कम कर दें। तो ये हमारी जो संस्था का उद्देश्य है। अब हम जो आदेश देंगे, जो निर्देश देंगे, जो भी मैनेजर होगा वो जो डायरेक्टिंग की प्रोसेस को अपनाएगा, उसको ध्यान रखना है कि इसमें कहीं भी संस्था की जो प्रोडक्शन है उसकी गुणवत्ता के साथ कोई भी
और बाकी अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्टिंग होती है, होता क्या है, निर्देशन की जब बात की जाती है तो हमारे जो भी हेड होते हैं वो हमें आदेश निर्देश देते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, इस तरीके से करना है, इतने टाइम में हमें ये अचीव करना है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है वो डायरेक्टिंग कहलाती है, जो हर जगह से, हर इंस्टीट्यूट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। बस इसी को हमने टेक्निकल लैंग्वेज में समझा है कि डायरेक्टिंग जो मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन का थर्ड फंक्शन है। डायरेक्टिंग मींस गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन को देना। प्रॉपर डायरेक्शन मतलब उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, रियल होनी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ होनी चाहिए कि हाँ आपको ये डायरेक्शन मिल रहा है। और उसमें हम शामिल करके करते हैं आदेश निर्देश देना, अभिप्रेरित करना, नेतृत्व देना, कम्युनिकेशन करना, अनुशासन को मेंटेन करना और सुपरवाइजर करना। ये हमारे डायरेक्टिंग के फैक्टर्स कहे जाते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो हमने देखा था कि बीओडी टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्शन देता है, सीओडी को देता है, सीओडी को बीओडी भी दे सकता है, टॉप मैनेजमेंट भी दे सकता है, एचओडी को देता है, सीओडी एचओडी को देता है, एचओडी सुपरवाइजर को देता है, सुपरवाइजर एम्प्लॉइज को देता है। ये सारे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा है कि इस तरीके से उसमें डायरेक्शंस दी जाती है। बाकी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है, जो ऑर्गेनाइजेशन की साइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन का आकार है, उसके आधार से ही बनता है हमारा ये डायरेक्टिंग का पूरा स्ट्रक्चर। हमने विशेषताएं निकाल ली कि ह्यूमन एक्टिविटी है, मनोवैज्ञानिक, इमोशनल और साइकोलॉजिकल पहलुओं को ध्यान में रख के ही मैनेजर को डायरेक्टिंग करनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता होनी चाहिए जिससे कंफ्यूजन उत्पन्न नहीं हो। अगर ऐसा हो गया तो हमारे सारे के सारे डायरेक्टिंग जो है वो बिखर जाएगी, हम उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएंगे। उद्देश्य केंद्रित गोल को ध्यान में रखकर डायरेक्टिंग देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अधिकार दे दिया गया है कि आप आदेश निर्देश दे सकते हो और आपकी इच्छा से, आपकी मर्जी से जो चाहे आदेश निर्देश दे रहे हो कर्मचारियों को, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने संस्था के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही गोल ओरिएंटेड डायरेक्टिंग को करना है। और संस्था के उद्देश्य सदैव सामूहिक रूप से संपन्न किए जाते हैं, इसलिए सामूहिक उद्देश्यों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे व्यक्तिगत उद्देश्य स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल सा था डायरेक्टिंग का फंक्शन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे कंट्रोलिंग का फंक्शन। आप पहले इसका ये जो भी मैंने की पॉइंट्स बनाए हैं उसको अपने नोटबुक में स्क्रीनशॉट लेके नोट आउट करिए अच्छे से। सो गाइस, हमने अब तक ये देख लिया कि प्राइमरी फंक्शन में हमने प्लानिंग हो गया, हमारा ऑर्गेनाइजिंग हो गया कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट था डायरेक्टिंग, जो आज हमने वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब हमारा फोर्थ फंक्शन आता है, प्राइमरी फंक्शन का फोर्थ फंक्शन जो हमारा वो है कंट्रोल। कंट्रोलिंग का हिंदी में मीन होता है नियंत्रण। और जैसे ही नियंत्रण वर्ड हमारे सामने आता है तो हमें हमारे सामने एक इमेज बनती है कि यस, एक कंट्रोल, एक अनुशासन वाला कंट्रोल, जिससे हम जो अचीव करना चाहते हैं वो हमारे अचीव करने के हमें बताया जाए, प्रेषित किया जाए, पुट किया जाए, वही हमारा क्या है, कंट्रोलिंग। तो डेफिनेटली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी यही बात होती है। कंट्रोलिंग मतलब जो हमने डिसाइड किया था और जो हम कर रहे हैं उनके ऊपर पर्यवेक्षण करना, उनके ऊपर कंट्रोल करना, ताकि हम उनके बीच के गैप को पता कर सकें और फिर उसको वापस फिल कर सकें। तो सिंपल सा कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण, नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना, हैंडल करना, जो चीज़ें हो रही है उनको देखना, उनको सुधारना, राइट। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोलिंग पूरी प्रोसेस को हम एक केस स्टडी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों की एक केस स्टडी ली है। केस स्टडी में मैंने एग्जाम्पल ये कि एक वॉच कंपनी है, आप कोई भी ब्रांडेड वॉच कंपनी का एग्जाम्पल ले लीजिए। हम एक वॉच कंपनी के एग्जाम्पल की बात करते हैं जो घड़ियाँ बनाती है, घड़ी बनाती है, हमारी हैंड वॉच बनाती है। तो मैंने एक वॉच कंपनी का एग्जाम्पल लिया है। हमारी एक वॉच कंपनी है जिसने अपना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, मतलब उसने अपना एक मापदंड तय किया, एक माप डिसाइड किया है कि उसको कितनी वॉच बनानी है। तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 लाख वॉच इन 1 ईयर, पर ईयर, ठीक है। ये उसका क्या है, उसने एक स्टैंडर्ड तय किया, एक प्रमाण निर्धारित किया है कि मुझे एक साल में या मेरे वॉच कंपनी को एक साल में, हर साल में 1 लाख वॉचेस को बनाना है। ये उसका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अभी तक उसने निर्धारित किया, प्रमाणित किया है। अब सेकंड होता है, जैसे एक साल कंपनी ने काम किया, वर्क किया, वॉचेस का प्रोडक्शन किया। अब ईयर के एंड में हम देखते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब वास्तविक रूप से उसने कितना प्रोडक्शन किया। तब हमने देखा कि वॉचेस कितनी बनी है, 80,000,
जाए, तो वो पूरी की जो होल प्रोसेस मानी जाएगी वो हमारी कंट्रोलिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, जैसे इस वॉच कंपनी के सामने आया कि किस कारण से ये प्रोडक्शन हमारा इतना कम रहा है, ये डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों रहा, तो इस कारण के ऊपर जैसे उन्होंने एनालिसिस किया, तो इस डेविएशन के ऊपर उन्होंने क्या किया, एनालिसिस किया, उन्होंने विश्लेषण किया कि ये किस कारण से हुआ। तो जैसे ही उन्होंने विश्लेषण किया तो वॉच कंपनी को एनालिसिस हुआ, उनको पता चला कि ये जो डेविएशन था वो ड्यू टू हमारे लेस लेबर, मतलब कम लेबर के कारण या कम लेबर के वर्क के कारण हुआ। ठीक है, तो ये कारण पता लग गया। जैसे इस डेविएशन के कारण हमने पता लगाया, फिर हम क्या करेंगे, उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शंस को उठाएंगे। करेक्टिव एक्शंस क्या होगा, हमें पता था कि हमारे लेस लेबर के कारण ये हुआ है, ये डेविएशन का रीजन हमारा लेस लेबर है, तो हम क्या कर देंगे, न्यू लेबर या नए लेबर्स को, मोर एम्प्लॉयर्स को नियुक्त कर देंगे, तो हमारी प्रॉब्लम वहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और अब हमारा जो रिप्रोडक्शन होगा, ये हमारा जो नया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 लाख का होगा, उसमें हम सुधार करेंगे और हमारा टारगेट एक्चुअल में कंप्लीट करेंगे। तो ये जो होल प्रोसेस मैंने आप लोगों को भी केस स्टडी बताई है, वो हमारी पूरी क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस को बताती है, कंट्रोलिंग को बताती है। फिर से देख लेते हैं, वॉच कंपनी जिसने अपना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 लाख का रखा था कि हमें 1 साल में 1 लाख का हमें वॉचेस बनानी है, लेकिन एक्चुअल में जब साल खत्म हुआ तब हमने देखा कि उसने 80,000 वॉचेस को ही बना पाए। तो उनके डेविएशन आया 20,000 का, तो 20,000 का गैप, हमारे 20,000 घड़ियाँ हमारी क्यों नहीं बनी, ये गैप हमारे किस कारण था। तो इस गैप के कारण को विश्लेषण किया गया, उसके ऊपर जांच की गई, तब हमें पता लगा कि हमारा जो लेबर था वो बहुत कम था, जिसके कारण से हमारा प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर पाया। और नहीं कर पाया तो अब हमें उसमें क्या सुधार करना है, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन को या करेक्ट एक्शन को अप्लाई किया गया, जिसमें नए कर्मचारियों की, फिर नए लेबर के, नए एम्प्लॉयज की नियुक्ति की गई, और फिर हमारा ये जो पूरी प्रोसेस बनी वो हमारे क्या बने, कंट्रोल, मतलब नियंत्रण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि नियंत्रण जो होता है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित परिमाप, यानी जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे, उनका वास्तविक रिजल्ट, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन जो होता है उससे कंपैरिजन किया जाता है, यानी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, और उसके बाद अगर कोई विचलन प्राप्त होता है, यानी डेविएशन प्राप्त होता है, तो उस विचलन का एनालिसिस किया जाता है, मतलब वाई का आंसर निकाला जाता है, फिर उसमें सुधार किया जाता है, मतलब नए एम्प्लॉयज की नियुक्ति की जाती है। तो ये ऑल ओवर हमारी प्रोसेस क्या थी, ये थी हमारी कंट्रोलिंग। अब इसी कंट्रोलिंग के प्रोसेस को हमने एग्जाम्पल और केस स्टडी में तो समझ लिया। अब हम आते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कि अगर हमारे क्वेश्चन में पूछ दे, पुट कर दे कि कंट्रोलिंग की प्रोसेस देखो, या वो डू यू अंडरस्टैंड भाई कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या है, तब आपको किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करना है, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, तो वो टेक्निकल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को यहाँ पे कंट्रोलिंग की प्रोसेस लिखी है, उसको 1 बाय 1 हम इस एग्जाम्पल के साथ मैच करेंगे, और इसी से हमारी ये प्रोसेस अपने आप बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है सेटिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। सबसे पहले आप सेट करो कि आपको अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या रखनी है, या अपने गोल्स क्या रखने हैं। जैसा अभी हमने यहाँ पे किया, कितना किया था, 1 लाख वॉचेस हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बनाना था हमारे 1 ईयर में। तो ये हमारा क्या था, हमने एक सेट डिसाइड कर लिया, गोल डिसाइड कर लिया, स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया कि हमें 1 लाख वॉचेस प्रिपेयर या 1 लाख वॉचेस का प्रोडक्शन करना है। तो ये क्या हुआ, सेटिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट जो हमने ये किया था यहाँ पे 1 लाख वाला। अब हमारा सेकंड आता है कि मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब वास्तविक आपने क्या रिजल्ट मिला आपको, कि हमने डिसाइड किया था 1 लाख बनाना है, लेकिन वास्तविक साल के अंत में हमें कितनी वॉचेस रेडी मिली, 80,000 रेडी, 80,000। तो ये क्या है हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन। तो वही सेकंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, के आपका वास्तविक क्या परफॉर्मा रहा, वास्तविक क्या परफॉर्मेंस रही, उसका आप मापन करो। ठीक है, तो पहला था कि आप स्टैंडर्ड डिसाइड करो, सेकंड आप कि आप एक्चुअल परफॉर्म आपने क्या किया, एक्चुअल में आपको रिजल्ट क्या मिला है उसका एनालिसिस करो, उसका मेजरमेंट करो। अब थर्ड हमारा आता है कंपैरिजन ऑफ एपी टू सीपी। एपी मींस एक्चुअल परफॉर्मेंस, सीपी एसपी मींस हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस।
हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड किया जो हमारा सेट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था। सेकंड हमने एक्चुअल प्रोडक्शन देखा जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस था। अब हमने कंपैरिजन, हमने इन दोनों में कंपैरिजन किया कि 1 लाख था और 80,000 एक्चुअल में रिजल्ट मिला। तो ये क्या किया हमने, तुलना, कंपैरिजन किया। वही है थर्ड स्टेप कि कंपैरिजन ऑफ एपी मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल परफॉर्मेंस टू एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, राइट। अब हमारा तुलना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, या तो हम तुलना करेंगे तब दो कंडीशन बनेगी, ठीक है। दो कंडीशन बनेगी, एक कंडीशन तो होगी कि वो मैच हो जाएगा कि आपने 1 लाख का स्टैंडर्ड रखा था और 1 लाख का आपकी क्या है एक्चुअल है, तो वो मैच हो गया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक और सेकंड कंडीशन ये बनती है जो हमारे यहाँ पे बनी है। 1 लाख का हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था और हमारा हुआ कितना प्रोडक्शन एक्चुअल में 80,000। तो इन दोनों का जब कंपैरिजन हमने किया तब हमें क्या मिला, डेविएशन मिला, अंतर मिला, डिफरेंस मिला, गैप मिला। तो उस गैप की कैलकुलेशन करना ये हमारा फोर्थ स्टेप हो जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एनालाइसिस डेविएशन, कि आप उस गैप की गणना करो। जैसे हमने यहाँ पे की 1 लाख में से हमारे 80,000 आए थे, तो कितना गैप था, 20,000 वोल्ट्स का। फिर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ये क्यों था, तो हमारे यही एनालाइसिस करो डेविएशन आपका कितना था और क्यों था। जो डेविएशन है या जो अंतर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब आपने 1 लाख का डिसाइड किया था और आपका प्रोडक्शन वो कितना गया एक्चुअल में 1,10,000, ठीक है। तो वो आपका क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। वहीं पे आपने 1 लाख का डिसाइड किया था और आपका प्रोडक्शन हुआ कितना है 80,000 का, तो आपका ये कौन सा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। मतलब जितना आपने स्टैंडर्ड तय है अगर उससे एक्चुअल प्रोडक्शन कम है तो हमारा नेगेटिव डिफरेंस है। अगर हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था वो हमने तय किया उससे ज़्यादा हमें एक्चुअल में मिल गया तो वो हमारा पॉजिटिव डिफरेंस माना जाएगा। लेकिन इन डिफरेंसों को देखने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस डेविएशन का एनालिसिस करना पड़ेगा कि कितना हुआ और किन कारणों से हुआ। तो वही हमारा मैंने स्टेप लिखा है, एनालिसिस डेविएशन, जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप आती है, हमें पता लग गया कि इस कारण से हमारे डिफरेंस आया, इस कारण से हमारे गैप रहा है, तो हम उस कारण को देख के छोड़ देंगे, नहीं, हम उस कारण में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। सुधारात्मक प्रक्रिया बहुत जरूरी है। जैसे हमें यहाँ पे पता लगा था कि 20,000 वोल्टेज कम क्यों बने, क्योंकि कर्मचारी क्योंकि कमी थी, तो हमने क्या किया, उसमें सुधार किया, नए कर्मचारियों की क्या कर दे, नियुक्ति कर दे। इसीलिए जो डेविएशन पता लगता है, जो डिफरेंस का कारण हमें पता लगता है, उसमें से सुधारात्मक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो अगला पॉइंट यही है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि जो सही करेक्टिव या सुधारात्मक एक्शन है आप उसको क्या करो, अप्लाई करो। और ऐसे हमारी क्या हो जाती है, कंट्रोलिंग प्रोसेस फिनिश हो जाती है, जो इसी एग्जाम्पल से सारी की सारी प्रोसेस आपकी निकली है। अब इसी प्रोसेस को आप लोगों को शॉर्ट में या की पॉइंट्स में याद करना पड़े, इसके लिए मैंने आप लोगों के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो हम देख लेते हैं। SPS यानी सेटिंग, SPS सेटिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, राइट। SSP सेटिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, राइट, जिसमें हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। सेकंड हमारा है AP यानी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। AP यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी क्या है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के अब इन दोनों की क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो थर्ड वही है C मतलब कंपैरिजन। तो कंपैरिजन ऑफ AP यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस टू SP मतलब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, राइट। फिर हमें पता लग गया, हमने तुलना कर लिया, तुलना से हमें क्या मिलेगा, तुलना से हमें मिलेगा डिफरेंस, डेविएशन। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है D। तो उस डिफरेंस का क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, तो वही हमारा D से क्या बन गया, एनालिसिस
कंट्रोलिंग प्रोसेस जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस कंट्रोलिंग के पार्टीशन से वो यही होता है कि कंट्रोलिंग की प्रोसेस आपको आनी चाहिए टेक्निकल लैंग्वेज में, जो मैंने आप लोगों को बकायदा यहाँ पे लिखवा दी है। हमने केस स्टडीज देखी है, केस स्टडीज से ही हमारी ये प्रोसेस निकली है। तो आप अच्छे से इस कंट्रोलिंग की केस स्टडीज को भी और इस प्रोसेस को भी, इन की पॉइंट्स को भी अच्छे से अपने नोटबुक में नोट आउट करेंगे। और आगे हम डिस्कशन करते हैं हमारा फिफ्थ फंक्शन प्राइमरी का, वो है कोऑर्डिनेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे 4 फंक्शंस हो गए, प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, हमारी डायरेक्टिंग हो गई, कंट्रोलिंग हो गई। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है, वो हमारा होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। अब समन्वय का सिंपल मीनिंग तो हम जानते हैं कि तालमेल बैठाना, सामंजस्य बैठाना, कोऑर्डिनेट करना, यही हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और बिना कोऑर्डिनेशन के हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजमेंट के जो फंक्शन का है, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस का हमने शक्ल देखा था, वो जुड़ा हुआ किससे था, वो इस कोऑर्डिनेशन से ही जुड़ा हुआ था, इस समन्वय से ही जुड़ा हुआ था। तो कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, समन्वय का सिंपल मीनिंग हम निकालते हैं तालमेल बैठाना, कि हमारे संगठन के जितने भी कार्य हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में क्या बैठाना, तालमेल बैठाना। और तालमेल बैठाते हुए सारे मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है, सारे मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट करना, जिससे हमने जो गोल डिसाइड किए वो परफेक्टली रूप से, स्मूथ रूप से हमें अचीव हो जाए, बिना किसी संघर्ष, बिना किसी विरोधाभास, बिना किसी झगड़े, बिना किसी उपद्रव निवारण। राइट, तो ये हमारा क्या कहते हैं, समन्वय मतलब तालमेल बैठना। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हमने पढ़ा भी है कि जब व्यावसायिक प्रबंधन का क्षेत्र देखा जाता है तो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, सारा जो बाहर के एनवायरमेंट एनालिसिस डिपार्टमेंट, शोध और अनुसंधान रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्फ डिपार्टमेंट्स। तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, लेकिन उनमें जो मैनेजमेंट चलता है वो एक दूसरे से जुड़ के, एक दूसरे से स्टार्ट होकर एंड तक पहुंचता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी डिपार्टमेंट के अंदर आपस में तालमेल होते हुए जो प्रबंध किया जाता है वो प्रोसेस भी हमारी कोऑर्डिनेशन कहलाती है, समन्वय कहलाती है। और ये होना बहुत ही जरूरी है, इसके बिना कोई भी संगठन सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। अब अगर एग्जाम्पल के मैंने आप लोगों को बोला कि मान लो कि एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस में टोटल हमारे 10 डिपार्टमेंट है, ठीक है। 10 डिपार्टमेंट में हम कह सकते हैं प्रोडक्शन है, फाइनेंशियल है, पैकेजिंग वाला है, मार्केटिंग वाला है, रिसर्च डेवलपमेंट वाला है, अकाउंटिंग वाला है। तो बहुत सारे अलग अलग सेल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते वक्त। तो उन सब ऑर्गेनाइजेशन या उन सब डिपार्टमेंट के अंदर तालमेल बैठना, तालमेल बैठाना और तालमेल बैठाते हुए हमारे जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना, ये हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है, समन्वय कहलाता है। और अगर मैनेजमेंट की बात करें तो जब हमने मैनेजमेंट की प्रोसेस का सर्कल देखा था, हमने क्या देखा था मैनेजमेंट में, हमने मैनेजमेंट में देखा था कि प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, स्टाफिंग होता है, वीडियो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। लेकिन ये सब अभी क्या है, अलग अलग पड़े हैं, लेकिन इन सबको जोड़ेंगे तभी हमारा मैनेजमेंट क्या होगा, कंप्लीट होगा। और ये जोड़ने का काम कौन करता है, ये कड़ी का काम कौन करता है, ये कड़ी ही हमारी क्या होती है, समन्वय होती है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग को जोड़ा, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग को, कंट्रोलिंग को, कंट्रोलिंग से वापस हमारी प्लानिंग को। तो ये जो जोड़ने का काम किया है, ये जो जोड़ने वाले एरोज मैंने बनाए हैं, ये वाले जितने ये सारे के सारे हमारे क्या है, कोऑर्डिनेशन है, यानी समन्वय है। और इसी समन्वय की अभी हम क्या कर रहे हैं, तो हमें समन्वय से पता चला कि इन सभी के अंदर तालमेल बैठाते हुए कार्य को करना, वो उसको अचीव करना, और उसमें जो सहायक रोल निभाता है, कड़ी का रोल निभाता है, जुड़ाव का रोल निभाता है, जो संघर्षों को कम करता है, विरोधों को कम करता है, वो ही हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है। राइट,
में बता दिया गया है, या फिर प्रबंध के सारे फंक्शंस के ऊपर हेड का काम दे दिया गया है। क्यों? वो इसलिए दिया गया है कि प्रबंध का जो सार माना जाता है, जो रिजल्ट माना जाता है, समरी मानी जाती है, वो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। बकायदा कुंटस और डोमेन ने बोला है कि प्रबंध का समन्वय प्रबंध का सार है। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समन्वय प्रबंध का सार है, ये किसने कहा? तो किसने कहा? कुंटस और डोमेन ने। ये हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं, जब भी हमारे मैनेजमेंट के पोर्शन से क्वेश्चन बनता है। अब हमारे सामने जब थ्योरिकल बड़ा क्वेश्चन आने का चांस रहेगा तो वो ये रहता है कि कुंटस और डोमेन ने प्रबंध को या फिर समन्वय को प्रबंध का सार तो कह दिया, लेकिन कैसे कहा? मतलब समन्वय प्रबंध का सार कैसे है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो अभी हमने समझा कि ये सारे काम जो भी किए जा रहे हैं वो बिना कोऑर्डिनेशन के संभव नहीं है। तो सारी प्लानिंग हो चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो चाहे स्टाफिंग हो चाहे डायरेक्टिंग हो चाहे कंट्रोलिंग हो, वो सब किसके माध्यम से हो रही है? इनके बीच में समन्वय काम कर रहा है, तालमेल काम कर रहा है, तभी ये संपन्न हो पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध का जो सार है वो क्या है? समन्वय है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे स्टाफिंग भी मान लेते हैं हम लोग, स्टाफिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टाफिंग जो होती है, मुझे व्यक्तियों को नियुक्त करना है, कर्मचारियों को नियुक्त करना है, मेरे बिजनेस के अंदर मुझे 10 कर्मचारियों की जरूरत है, मुझे उन 10 कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है। तो मैं उनका क्या करूँगी? पहले भर्ती निकालूंगी, फिर उनका चयन करूँगी, उनका इंटरव्यू होगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उनको फाइनली मैं नियुक्त करूँगी कि हाँ अब ये डन है जो। लेकिन ये जो स्टाफिंग है इसके अंदर मेरा कोऑर्डिनेशन कहाँ है? कोऑर्डिनेशन कहाँ पे आया? मुझे जो भर्ती आती है वो इतने फॉर्म्स, यानी मैंने एक भर्ती निकाली उसमें मुझे 20,000 फॉर्म्स के भर्ती आई है, 20,000 लोगों ने मुझे अपने फॉर्म्स पूछे, राइट, जब मैं नियुक्ति का काम कर रही हूँ तो। और उसमें से मुझे चूज कितने करने हैं? सिर्फ 1,000 या 10,000 या 5,000, जितने मेरे डिमांड के अकॉर्डिंग है। अब उसमें से भी मुझे उनका एनालिसिस करना पड़ेगा, इंटरव्यू लेना होगा, फिर मैं डिसाइड करूँगी कि हाँ मेरे संस्था में मुझे सिर्फ इतने ही कर्मचारी, 100 कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उन्हें नियुक्त करूँगी। तो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन है कि आपको कितने चाहिए थे, आपने उसके अकॉर्डिंग उनकी योग्यता का अंकन किया, उनका इंटरव्यू लिया, उनका एनालिसिस किया और फिर उसके अकॉर्डिंग उतने ही कर्मचारियों की नियुक्ति की। तो ये जो क्या है? कोऑर्डिनेशन की भर्ती और चयन के बीच में आपने कोऑर्डिनेशन बैठाया, चयन और इंटरव्यू के बीच में आपने कोऑर्डिनेशन बैठाया, इंटरव्यू और ट्रेनिंग के बीच में आपने कोऑर्डिनेशन बैठाया, ट्रेनिंग और नियुक्ति के बीच में आपने कोऑर्डिनेशन बिठाया। तो ये क्या है? सारी जगह पे समन्वय, तालमेल काम किया है, तभी जितने कर्मचारियों की हमें नियुक्ति चाहिए थी उतने कर्मचारियों की हमने नियुक्ति कर दी। वैसे ही इन सभी फंक्शन में कोऑर्डिनेशन कार्य करता है, समन्वय कार्य करता है, और सभी को जोड़ के रखने का काम तो कोऑर्डिनेशन का होता ही होता है। ये सब एक दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते कि हमने प्लानिंग कर दी बस उसके बाद सीधा कंट्रोल करो। किसके ऊपर करोगे? आपका ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, आपकी स्टाफिंग नहीं है, आपकी डायरेक्टिंग नहीं है, तो आप कंट्रोलिंग किस पे करोगे? तो सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और इनको एक दूसरे से जोड़े रखने का काम कोऑर्डिनेशन करता है, समन्वय करता है। इसीलिए समन्वय को क्या माना गया? प्रबंध का सार माना गया। किसने कहा? कुंटस और डोमेन ने कहा। क्वेश्चन बनता है कि क्यों? आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे कहा है। तब आपके लिए मैंने शॉर्ट सा डायग्राम बनाया है। इन पॉइंट्स को आप पहले समझेंगे और फिर उनका डिस्क्रिप्शन लिख दोगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि यस मैनेजमेंट जो है वो प्रबंध का जो सार है वो समन्वय ही है। कैसे है? मैंने लिखा है समन्वय प्रबंध का सार कुंटस और डोमेन के द्वारा कहा गया है। अब पहला इसमें है प्रबंधकीय कार्यों की कड़ी। कौन? समन्वय। कड़ी कैसे है? ऐसे जो भी हम लोगों ने देखा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन सब को जोड़ने का कड़ी काम कौन कर रहा है? हमारा समन्वय कर रहा है। इसलिए प्रबंधकीय कार्यों की कड़ी कौन? समन्वय। सेकंड मैंने लिखा है पारस्परिक सहयोग व संतुलन बनाए रखने का आधार। अब पारस्परिक सहयोग और संतुलन बनाए रखने का आधार कौन है? हमारा समन्वय। पर कैसे? तो पारस्परिक सहयोग हमें किसके बीच बैठाना है? एक संस्था में पारस्परिक सहयोग किसके बीच बैठाना है? दो कंडीशंस होती है हमारी। एक होती है ह्यूमन रिसोर्स की
बैकग्राउंड से आते हैं, भिन्न भिन्न कल्चर से आते हैं, तो सबका बैकग्राउंड अलग होता है, कल्चर अलग होता है, बिहेव अलग होता है, नेचर अलग होता है, उनकी बॉन्ड्स अलग होती है, मूवीज अलग होती है, तो अलग अलग सोच के व्यक्ति होते हैं। उन सबको साथ में लेके एक ही टारगेट के ऊपर हमें कार्य करना होता है। तो ये क्या है, उन सभी के बीच में हमें क्या बैठाना पड़ेगा, समन्वय बैठाना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा। तो ये हम कह सकते हैं जब एक मैनेजर जो होता है वो कोऑर्डिनेट का वर्क करता है, समन्वय का कार्य करता है, तो उससे पारस्परिक सहयोग और संतुलन बैठाने के अंदर जो मदद करता है वो हमारा क्या होता है, समन्वय ही होता है। सेकेंड हम बात करते हैं बौद्धिक संसाधन की। बौद्धिक संसाधनों में भी समन्वय उतना ही आवश्यक है। कैसे, हमें जितना संसाधन जितने टाइम के लिए यूज करना है हम उसका उतने टाइम के लिए यूज करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कि उसका मिसयूज करना शुरू कर दें या हमारे संसाधनों का दुरुपयोग शुरू कर दें, नहीं, उनके बीच का जो रेशियो है वो भी हमें समन्वय के द्वारा ही पता चलता है, समन्वय के द्वारा ही हम प्रभावों उत्पादन कर पाते हैं। तो समन्वय जो होता है वो पारस्परिक सहयोग और संतुलन बनाए रखने का आधार होता है। अब नेक्स्ट है वातावरण व संसाधनों के साथ सामंजस्य स्थापना। मतलब समन्वय जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट, चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट हो चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, उन सब के साथ हमारी संस्था को साथ साथ में चलते रहना या जो चेंज हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने की पावर देता है, तालमेल बैठाता है, चाहे वो वातावरण के साथ हो, चाहे कर्मचारियों के साथ हो, चाहे कॉम्पिटिटरों के साथ हो, चाहे संस्थान के साथ हो, सबके साथ तालमेल बैठाने का काम समन्वय करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वातावरण और संसाधनों के साथ सामंजस्य बैठाने का काम भी हमारा कौन करता है, समन्वय करता है। आगे है मैंने विरोधाभास को रोकने में सहायक। अगर जो भी संघर्ष, अब मान लो कि इतने सारे कर्मचारी तो डेफिनेटली कभी झगड़े होंगे, कभी उपद्रव होंगे, कभी कुछ ना कुछ संघर्ष हो जाएंगे, सोच नहीं मिलेगी, तो ये हम कह सकते हैं कि उन संघर्षों को कम करने का काम, उन संघर्षों को या उन विरोधाभास को रोकने का जो कार्य होता है वो कौन करता है, समन्वय करता है। कैसे करता है, अगर तालमेल बैठा के हम कार्य करवा रहे हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करवा रहे हैं, समझदारी के साथ में कार्य का बंटवारा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली संघर्ष और विरोध की कंडीशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो ये काम भी किसने किया, समन्वय ने किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो मैंने लिखा है विचलन व निरंतरता की पूर्ति में सहायक। डिफरेंस जो भी आ जाता है उस डिफरेंस का एनालिसिस करते हैं, उस डिफरेंस को फिल करने का काम भी हमारा कौन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। कि कोऑर्डिनेशन हमें बताता है कि ये कमी रही, इस बार हमें ये कमी नहीं रही, इस बार हमें साथ में रहकर कार्य करना है, सभी डिपार्टमेंट में कोई मिस डायरेक्टिव नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टिव होनी चाहिए। तो ये सब हमें किसके द्वारा, कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही मिलता है। तो ये हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन से ही हमारे ये सारे काम हो रहे हैं। तो एक संस्था को पूर्ण रूप से या प्रबंधन के कार्यों को अच्छे रूप से संचालित करने के लिए समन्वय का रोल सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, ये सबको जोड़ के रखता है। तो ऑल ओवर हम क्या कह सकते हैं, समन्वय क्या है, हम कह सकते हैं कि समन्वय एक सामूहिक क्रिया। अब हम कहते हैं कि एक मैनेजर है और वही सिर्फ समन्वय बैठाएगा सबके बीच में, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब इतने सारे समूह के साथ कार्य कर रही है, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रही है, तो उसके अंदर एक व्यक्ति समन्वय कैसे बैठा के रह सकता है। आपको समझो जब आपका झगड़ा हो रहा हो, कोई भी इश्यू के ऊपर बहस हो रही हो, तो वहाँ पे अगर एक ही व्यक्ति अपना पक्ष रखे या एक ही व्यक्ति सबको समझाने में लग जाए तो क्या वो परफेक्ट या सही तरीका है, नहीं, सबको साथ में रह के समझना पड़ेगा, साथ में रह के कार्य करना पड़ेगा। तो एक प्रकार की क्या सामूहिक है, हर डिपार्टमेंट को अपना कोऑर्डिनेशन दूसरे डिपार्टमेंट के साथ बनाना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि एक संस्था में 10 डिपार्टमेंट कार्य कर रहे हैं, तो क्या 10 के 10 डिपार्टमेंट अपने अलग अलग उद्देश्य लेके बैठते हैं, उनका दूसरे डिपार्टमेंट के उद्देश्यों से एकदम अपोजिट उद्देश्य होता है, नहीं, क्यों, क्योंकि जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है वो तो एक ही है, ग्रुप ही है, सामूहिक ही है, उन्हीं की पूर्ति करेंगे। अगर हम हर डिपार्टमेंट का अलग अलग उद्देश्य ले लें और हर डिपार्टमेंट ही आपस में कॉम्पिटिशन करना शुरू कर दें, तब तो हमारा कोऑर्डिनेशन बैठ नहीं पाएगा, तब तो हम बाहर के कॉम्पिटिशन से ज़्यादा इंटरनल कॉम्पिटिशन को ही फेस नहीं कर पाएंगे। तो इन सब से बचने के लिए, इन सब को हैंडल करने के लिए हमारा कोऑर्डिनेशन वर्क करता है, राइट। अब हम सेकंड कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन के लिए सारे जन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक संस्था में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, समन्वय का कार्य सबके द्वारा किया जाता है, सबके बीच में आपस में तालमेल सबके द्वारा बैठाया जाता है। तो ये इसके लिए जितने भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सारे
है, ये एक प्रकार की क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है। और हमने अब तक क्या समन्वय, हुंटर्स ऑर्डर ने कहा है समन्वय प्रबंध का सार है। कैसे है इसके मैंने आप लोगों को बकायदा यहाँ पे पॉइंट्स लिखवाए हैं, उन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से देखेंगे, इनका रिवीजन करेंगे। समन्वय का अर्थ तालमेल बैठाना, प्रबंध के सभी कार्यों की क्या होती है, कड़ी होती है, राइट। तो ये तो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन का वर्क है। अब हम लोगों के जो प्राइमरी फंक्शंस थे, प्राथमिक कार्य थे किसके, मैनेजमेंट के, वो आज कंप्लीट हो गए। कौन कौन से थे, 5। कौन कौन से, प्लानिंग यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन, डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण, और कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय। कोऑर्डिनेशन पूरे मैनेजमेंट वर्क का क्या है, सार है, रिजल्ट है। तो इसी किसने कहा है, ये हुंटर्स और डोमेन ने कहा है। तो आज हमारे क्या हो गए, सारे के सारे जो प्राइमरी फंक्शंस थे हमारे मैनेजमेंट के, वो परफेक्ट रूप से कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम स्टेज में क्या पढ़ेंगे, हमारे जो भी सहायक कार्य थे प्रबंध के, वो हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले जितने प्राइमरी फंक्शंस हुए हैं मैनेजमेंट का, जितना पोर्शन आप लोगों का हुआ है, उतना अच्छे से आप लोगों को की पॉइंट्स बनाने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, रिवीजन करने हैं, ऑडियोज वीडियोज सुनते रहना है। आप लोगों के लिए ये बनाए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। PDF आप लोगों को डेली अपडेट के साथ मिल भी जाती है, और अच्छे से वर्क करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।